आज मेरे साथ 3 महिलाएं हैं, तीनों यूपीएससी से जुड़ी हुई हैं। निधि गुप्ता है जो तीसरे रैंक था उनका, वंदना चौथी रैंक पे थी और अनन्या 16वें रैंक पे। आज हम इनसे पूछेंगे कि यूपीएससी में सफलता प्राप्त करना कैसा रहता है, और जो भी हमें सुन रहे हैं कि उनके लिए टिप्स होंगे कि अगर आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है यूपीएससी के परीक्षाओं के सिलसिले में, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं निधि से। निधि, आपका विषय क्या था? मेरा विषय फिजिक्स था। फिजिक्स तो बड़ा कठिन माना जाता है महिलाओं के लिए, ऐसा कहते हैं। देखिए, कठिन कुछ नहीं होता, हर चीज़ को मेहनत चाहिए। तो अगर फिजिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो तो यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। वंदना? मेरा विषय था समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। हाँ जी, इतना कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते बहुत इजी है, पर जैसा निधि कह रही है मेहनत तो हर सब्जेक्ट में चाहिए होती लेकिन है। आप इंजीनियर हैं अदरवाइज। हाँ जी, मैं इंजीनियर हूँ, बाय एजुकेशन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से फिर सोशियोलॉजी लेने का विचार कैसे आया, और वो स्विच कितना मुश्किल था? देखिए, स्विच तो मुश्किल नहीं था, और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो मेरा विषय भी यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में नहीं है। तो सोशियोलॉजी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी रेलेवेंट सा होता है। आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हो तो आपको अपनी सोसाइटी और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में इस सब्जेक्ट से पता चलता है काफ़ी। तो मेरा इसको विषय को चुनने का ये भी एक रीज़न था। हाँ जी। अनन्या, आपका क्या विषय था? मेरा पॉलिटिकल साइंस था, राजनीति शास्त्र। और आपने पढ़ाई कहाँ से की राजनीति शास्त्र की? मैंने दिल्ली में कोचिंग ली थी पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड नहीं था। मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही हूँ और कंप्यूटर साइंस नहीं रहता है एज अ सब्जेक्ट। और मुझे ऐसा लगा कि आजकल जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जस्टिस इक्वालिटी के, हम बोलते रहते हैं ऐसे, पर हमें समझने के लिए, जैसे हम जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं वो समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था। तो दैट इज़ वाई। आप दोनों इंजीनियर हैं जी। और आप भी शायद इंजीनियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तीनों इंजीनियर रही हैं, मतलब आपकी पढ़ाई इंजीनियरिंग की हुई है और जी। उसके बाद आपने स्विच ओवर किया। जी। ये डिसाइड करना कितना मुश्किल होता है कि अगर आपका विषय नहीं है, तो कोई आप एक बिल्कुल ही नया विषय लेते हैं यूपीएससी में, तो वो कितना कठिन होता है? उस फैसले को लेने में क्या किस तरह की कठिनाई लोग देखते हैं? देखिए, मेरे को भी ये बहुत बड़ी कठिनाई हुई थी क्योंकि अपना विषय नहीं था। तो मैंने पर्सनली क्या करा था, मैंने 2-3 विषय एक्चुअली पढ़े थे, बट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो देन आई केम बैक टू माई सब्जेक्ट, जो मैंने शायद 11th-12th में पहले आपका पढ़ा base था, subject जो माना मेरा जाए बेस engineering के सब्जेक्ट लिए। था। तो मुझे लगा कि शायद ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे को इंटरेस्ट रखेगा और मैं 1 साल 2 साल इसको पढ़ पाऊंगी। अगर आप सोशियोलॉजी नहीं लेती तो कौन सा विषय लेती? अगर मैं सोशियोलॉजी नहीं लेती तो आई थिंक मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया होता। और अब पर जैसे कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मतलब टफ सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी कंसेप्ट जो ऐसे होते हैं और सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है। लेकिन जब फाइनली 2 ऑप्शनल के बजाय जब एक ही ऑप्शनल आया था तो मैंने फिर सोशियोलॉजी चूज़ किया था। कोचिंग को लेके बहुत तामझाम रहता है कि कोचिंग लेनी ज़रूरी है, और अभी तो जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद तो भाई जिन्होंने नहीं लिया उसका भी नाम आ जाता है कि भाई इन्होंने कोचिंग ली थी। और अनन्या ने कोचिंग ली थी, तो आपका कोचिंग का अनुभव कैसा रहा? जी, मुझे लगता है सबको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, अगर वो कम टाइम में प्रिपेयर करें। जैसे मैंने अपनी जॉब फरवरी 2014 में छोड़ी और मुझे दिसंबर में एग्ज़ाम देना था। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल साइंस का, तो मुझे लगा कि मेरे लिए उस पॉइंट पे कोचिंग हेल्पफुल रहेगा। मैंने जीएस की कोचिंग नहीं करी थी, पर मैंने पॉलिटिकल साइंस की करी थी। एक बात बताइए, जब आपने कोचिंग की तो बिल्कुल ही कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से अचानक से एक ऐसे विषय में आ जाना, तो क्या कोचिंग से लाभ हुआ कि उससे आपको लगता है कि बेसिक लाभ हुआ और उसके बाद आप ही को काम करना पड़ा? देखिए, कंप्यूटर साइंस के बाद जब मैंने सोशियोलॉजी का एक जो पूरा इनिशिएशन की ज़रूरत होती है कि आपको कम से कम सब्जेक्ट के बारे में ये पता चले आप कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं उस चीज़ को, उसके लिए कोचिंग काफ़ी हेल्पफुल थी कि मतलब मुझे एक बेस मटेरियल रिसोर्सेज पता चल गए थे कि मैं यहाँ से पढ़ सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे ऐसा लगता है अगर कोचिंग नहीं लेती तो भी काम हो जाता, पर जैसे इनिशिएशन की जैसे बात है कि कोचिंग ने मेरे को इनिशिएट किया था इस ऑप्शनल के अंदर, और उसके बाद तो अपनी पढ़ाई तो करनी होती है बिकॉज उसके बाद कोचिंग में जितनी क्लासेस आपकी लगती है उसके बाद तो फाइनली आपको ही देखना होता है कि आपको किस मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत है, क्लास नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत है या अदर दूसरी एसेंशियल रीडिंग्स की आपको ज़रूरत है, ये तो आपको बाद में पता चलता है। निधि, आपसे ये सवाल कई लोगों ने पूछा होगा कि तीसरा रैंक मिलना, तो ये जो रैंकिंग की पूरी जो भागदौड़ है, तो अगर आगे जाना और रैंक में चौथा रैंक है इसका, आपका तीसरा 16वां रैंक है, तो ये इतने आगे वाले रैंक पे जाते कैसे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा घूमता रहता है। देखिए, आप कभी भी रैंक के पीछे मत भागिए। आप ये देखिए कि क्या आपको आता है, क्या आप सक्षम है उस पोस्ट पे बैठने के लिए। जब आप में वो सक्षमता अंदर से आ जाएगी तो वो इंटरनली आपको मोटिवेट करता रहेगा कि आप पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रैंक आ जाएगी। अच्छा, जैसे जब हम लोग
अपने ज़माने में पढ़ रहे होंगे या देख रहे थे यूपीएससी बड़े लोग तैयारी करते तो बड़े लेजेंडरी वो किस्से थे कि ये तो भाई इसने बाल चिल्ला लिए यूपीएससी पढ़ने के लिए और ये 3 दिन से खाना नहीं खाता और रात में 15 घंटे पढ़ता, 20 घंटे पढ़ता और अल्टीमेटली उनका होता नहीं था। तो तीसरा, चौथा और 16वां रैंक, आपने ऐसा मतलब क्या ये वाकई माइथोलॉजी है या कुछ ऐसा करना पड़ता है? मुझे लगता है कि जैसे ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, इसमें ये एक एग्जामिनेशन है। इट्स एन एग्जामिनेशन विद जैसे जिसको हम देते हैं ताकि हम देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। तो पहले हमें इसको एक एग्जामिनेशन की तरह भी ट्रीट करना चाहिए कि इसमें जैसे कैसे हम स्मार्ट वर्क कर पाएं, कैसे हमारा एफर्ट इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट। ऐसा कुछ नहीं कि 18 घंटे के रूटीन में 18 घंटे पढ़ना है। किसी की प्रोडक्टिविटी 4 घंटे में ज्यादा होती है, किसी की 8 घंटे में ज्यादा होती है, सबका डिफर करता है। प्रिपरेशन को घंटे में नापना बहुत मतलब फ्रिवलस सा है। अगर आप एक ही पेज को पढ़ते रहेंगे बार बार तो वो इतना फायदेमंद नहीं होगा जितना आप मान लीजिए जो मैं 15 घंटे में कर रही हूँ, अगर कोई दूसरा एस्पिरेंट अगर वो 4 घंटे में कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि मुझे वैसा करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप 24 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए। मेरी आप कितने घंटे पढ़ती थी? एकदम बताइए कितने घंटे क्या पढ़ती थी? तो भाई अगर मैं ये बोलूं कि मैं 3 से 4 घंटे पढ़ती थी तो कोई विश्वास करेगा नहीं, मतलब हम ही नहीं कर रहे। तो इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाले का आंसर पे आप विश्वास कर सकें। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप एक दिन में 18 से 19 घंटे पढ़ते हो तो दूसरे दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? तो एवरेज आउट आपका 9 आ जाएगा। अगर कोई ये बोले कि जी मैं एकदम खाना पीना नहीं खाता और मैं सॉलिडरी जो है बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे आप बीमार पड़ जाएंगे, आप सेकंड डे नहीं पढ़ पाएंगे। So it's like you have to have a very balanced life. You go out, you enjoy, but at the same time you study. And when you study with full concentration. So it's like आप पढ़िए, productively पढ़िए, enjoy करिए, productively enjoy करिए। So एक ये भी मिथक है कि साहब जो यूपीएससी वाले जो होते हैं वो तो बस वही पढ़ते हैं जो कोर्स में है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ते हैं, फिल्में नहीं देखते, घूमते फिरते नहीं है, लोगों से बात नहीं करते, अपने कमरे में बंद होके और बस साधना है सब हो जाए। तो ये भी सही है या ये मतलब पार्टली ट्रू है या क्या है ये इसके पीछे? दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने बारे में बताइए, आपने कैसे कमरा बंद कर लेते घर में कि मम्मी पापा डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब मुझे एकदम? जी ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रही थी IRS की, तो मेरे को ऐसा टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता था कि एकदम कमरा बंद करके। हम लोग को ट्रैवल बहुत करना पड़ता था, तो मैं ये देखती थी कि मैं बैलेंस आउट कर पाऊँ अपनी ट्रैवलिंग, अपनी पढ़ाई और अपना एंजॉयमेंट। फिल्में देखती थी आप? हाँ जी, मैं फिल्में देखती थी। पक्का? हाँ, मैं फिर भी चौथी रैंक आई है आपकी। देखिए, जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं चेक करता, ये आपकी पर्सनालिटी भी चेक करता है कि आप कितने ओपन टू लर्निंग, ऑनेस्टी और ये इस टाइप की जो वेल राउंडेड पर्सनालिटी आपकी चेक होती है। तो अगर आप बिल्कुल बुकवर्म रहेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं करना है। फिजिकल एक्टिविटी और आपका एंटरटेनमेंट वगैरह पे भी आपका फुल होना चाहिए कि आप टाइम मैनेज कर रहे हैं आप अपना। ऐसा नहीं है कि फिल्में देखने लगे तो 2-3 दिन आप फिल्में ही देखते रहे। तो एंथनी गिडिंस के अलावा भी आपने कुछ पढ़ा होगा और भी? हाँ, एकेडमिक जो हमारी बुक्स होती है वो तो पढ़ी है, लेकिन उसके बाद मेरा रीडिंग में इंटरेस्ट भी था, तो मेरी एक हॉबी भी यही मैं थी। बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन मैं अनन्या से ये पूछना चाहता हूँ कि ये ग्रैनविले ऑस्टिन के अलावा और कुछ भी पढ़ते थे या फिर कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हो यही पढ़ूंगी मैं? नहीं, आजकल तो जैसे सवाल आते हैं सिर्फ एकेडमिक चीज़ें पढ़ के उसका वेल राउंडेड आंसर लिखना भी डिफिकल्ट है। इवन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो आप जितने वेल रेड होंगे, जितने डाइवर्स चीज़ें आप पढ़ेंगे, अगर रीडिंग आपकी हॉबी है, अगर आप ऐसे बाहर की सीरीज वीरीज या मूवीज देख रहे हैं, तो दोज थिंग्स ऑल्सो एड टू यू, एंड दोज थिंग्स नॉट ओनली एड टू योर आंसर, दे एड टू योर पर्सनैलिटी। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ये मानना है। और मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगी, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो जो सीख होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, और वो जो सीख होती है वो कहीं ना कहीं आपके आंसर में झलक जाती है। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आपने मूवी देखी, ठीक है, जैसे आपने चक्रव्यूह देखी, तो चक्रव्यूह में जिस तरीके से वो दिखाते हैं कि उस पुलिस पर्सन ने उसने नक्सलाइट्स के साथ कैसे डील करा, तो वो बहुत ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर बाई चांस इंटरव्यू में या एग्जाम में कोई आपका इनोवेटिव आंसर लाने की उन्होंने पूछा कि जस्ट आंसर इट इनोवेटिवली, और दे आस्क यू इन एन इंटरव्यू व्हाट विल यू डू, सो नाउ सिंस यू हैव सीन इट, तुमने उस कैरेक्टर को जिया है उस मूवी के साथ, तो आप जो आंसर बताएंगे वो एकदम आपके दिल से आएगा, और आंसर के ऑप्शन भी आपके पास बढ़ जाते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू को लेके क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? इंटरव्यू में सबसे पहले आप ये देखिए आप कैरी कैसे कर रहे हैं अपने आप को। सेकेंड चीज़ ये देखनी चाहिए कि आप जेन्युइन होने चाहिए, आप में एक इनर जजमेंट होनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं, एंड वट एवर यू से इट विद फुल कन्विक्शन। बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वो जो पूछिए तो समझ लीजिए आप एक अंकल से बात कर रहे हैं, कुछ अंकल आए हैं आपके यहाँ चाय पे, तो एक नॉन फॉर्मल सा आप एटीट्यूड रखिए, लेकिन अपने प्रति ईमानदार ईमानदार जवाबों रहिए। के प्रति।
हाँ, सबसे पहले यही मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं आई डोंट नो दैट। इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात, पूरा बैलेंस्ड आंसर्स होने चाहिए, कोई भी आपकी आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड आंसर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर रिक्वायर्ड, आपको एक पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए आप। तो ये 2 चीज़ें मैं कहूँगी। अनन्या? जी, मुझे लगता है इंटरव्यू प्योरली एक टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है। जो टेस्ट ऑफ नॉलेज होता है वो मेंस प्री में हो ही जाता है। इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। तो आप अगर इफ़ यू कम अक्रॉस एज एन ऑफिसर जिसमें इंटीग्रिटी है, ह्यूमिलिटी है, जो बोल सकता है कि मुझे नहीं आता है तो मुझे नहीं आता है, जो ये कह सकता है, और जो आंसर दे रहा है वो फुल ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा हो, मतलब ये वो भी लगे enough कि है। सीखना चाहता है जी सामने वाला, जी, सीखना जिसका Right. ओपन माइंड हो। अच्छा, तो- ये जो हम लोग सुनते हैं कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के और इंटरव्यू देने गए और फलाने जी का बोर्ड था और इनका बोर्ड था और ये ऐसा क्विकी सवाल पूछ लिया गया, ये वाकई सही है? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अटपटे से? ये सिर्फ थोड़ा सा, अगर मान लो थोड़ा सा आपको नॉक ऑफ द, हाँ, आपका बैलेंस थोड़ा सा चेक करने कि हाँ आप ऐसे एकदम से सडनली ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चंस को कैसे आप हैंडल करते हो। ये बताइए कि पढ़ने के अलावा आप लोगों के क्या शौक थे? जैसे मैं बहुत बातें करती हूँ और मैं बहुत खेलती हूँ। लेकिन आप बड़े चुप चुप हैं, आप मौका दे रहे सबको बोलने का। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट शुड ऑलवेज बी अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। सो अच्छा, सब कुछ ये परफेक्ट क्यों होता है यूपीएससी? सब कुछ परफेक्ट की बोलेंगे भी परफेक्ट और सब मतलब पार्टिसिपेटरी होगा, सबको मौका देंगे, परफेक्शन इतना क्यों है? ये कुछ और नहीं तो करते आप लोग? ये तो आपकी महानता है कि हमें परफेक्ट बोल रहे हैं। नहीं, सब कुछ, सबके निशान भी जब आया था स्टूडियो में या उससे पहले जो टॉपर थी वो आई थी, तो सब कुछ परफेक्ट था, कुछ लगता नहीं था कि सब कुछ परफेक्ट है। पता है, ये एग्ज़ाम ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव भी होता है। जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन शुरू करी, तो जो मैं ग्रेजुएशन के बाद जो मैं पर्सन थी और जब अब जो हूँ उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो ये एक सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं है, ये आपकी एक पूरी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। शायद इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट माना भी जाता है इस पूरी हाँ, प्रक्रिया को। क्योंकि ये पूरा 1 साल है, 1 साल आपको मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 1 साल होती है, तो उसमें आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं, कई आपके एक्सपीरियंसेस इतने होते हैं जो आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। ये बताइए कि आप लोग पक्का म्यूजिक सुनते होंगे? जी। जी। अपना फेवरेट म्यूजिक बता दीजिए आप लोग तीनों। मैं एक्चुअली गज़ल्स बहुत सुनती हूँ। हम्म। तो अगर मैं गज़ल बोल पाऊँ तो मेरे को आहिस्ता आहिस्ता गज़ल काफ़ी पसंद है। तो आई थिंक मेरा पुरानी हिंदी फिल्में जो थी हम्म। उनके म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन गाने के लिए मत कहिए। गाना तो बता दीजिए वो एक। कल ही मैंने सुना था अभी ना जाओ छोड़ के, वो गाना काफ़ी पसंद है। मैंने मतलब कि एग्जाम के लिए नहीं, कभी मैं गाऊं छोड़ के, ये और 2-4 बार दूंगा मैं एग्जाम। अनन्या आप? जी, मुझे भी पुराने हिंदी गाने पसंद है और मुझे इंग्लिश म्यूजिक में जैसे बीटल्स के गाने पसंद है। अच्छा, चलिए, तो ये थी निधि, वंदना और अनन्या हमारे साथ, जिन्होंने आपको यूपीएससी के बारे में अपने टिप्स दिए, जानकारियाँ दी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर। कि निशांत, पहला रिएक्शन क्या है आपका? अब आप हिंदी माध्यम से टॉपर हैं, तो पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 13th रैंक इज़ अ बिग अचीवमेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा हिंदी माध्यम में पहला स्थान है। बहुत खुशी है क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी थी, काफ़ी साल लगे हैं, तो आपका एम जब पूरा होता है तो अच्छा ही लगता है।